टू स्टूडेंट्स, आज अपन इनकम टैक्स का सैम्पल पेपर 34 सॉल्व करेंगे और हर बार की तरह आज भी अपन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है सर, शुरू करते हैं। चलिए, ये MCQ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा रहे हैं या अगर कहीं पे भी जूनियर अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रोफेशनल एग्ज़ाम में अगर आप CA, CS, CMA के इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या अगर UGC नेट कॉमर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। चलिए सर, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है सर, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। अब जैसे एक तरफ लिखा है हाउस रेंट अलाउंस HRA, तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो HRA ऐसा होता है जो पार्टली टैक्सेबल होता है और पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर मैं पेन ले लूँ यहाँ से तो सर आप देखेंगे HRA जो होता है वो पार्टली टैक्सेबल होता है, कुछ हद तक उसमें एग्जेम्पशंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द रेंट पेड, तो उस तरह से है। कैजुअल इनकम जो आप हॉर्स रेस से कमाते हैं, लॉटरी से कमाते हैं या कहीं पे भी किस्मत से कमाते हैं, तो कैजुअल इनकम ऑलवेज टैक्सेबल होती है, काफ़ी तेज टैक्स लगता है 30%। तो बी मैच हो गया 3 से। ऑप्शंस देख लेंगे बाद में आप। कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, वेल जो कलेक्शन चार्जेस होते हैं तो वो अलाउड एक्सपेंडिचर है, मतलब जैसे आपने इंटरेस्ट कमाया वो अदर सोर्स में जाएगा और जो कलेक्शन एक्सपेंस होंगे उसकी डिडक्शन मिलेगी, तो इट इज़ अ डिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंस। तो ये वाला सी मैच हो गया फर्स्ट से, तो ऑटोमेटिक बच जाएगा। चौथा फिर भी देख लेते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट स्टेप टेकन बाय टैक्स अथॉरिटी। हमें पता है कि कई बार नोटिसेस वगैरह तामील होने के बाद भी, नोटिसेस सर्व करने के बाद भी असेसी की तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आता या वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उस समय जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो अपना बेस्ट जजमेंट, ताकि रेवेन्यू का भी नुकसान ना हो और ना ही असेसी के साथ हैरासमेंट हो, उनको जो ठीक लगता है उतना टैक्स वो फाइनलाइज करते हैं। सो इसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 144। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन हो गया है पूरा। मैच कर लेंगे ऑप्शन, वो तो कोई खास बात नहीं है। इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। ठीक है सर, तो ये 4 3 1 2 बता रहा है, देख लेना। वेल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहता है कि हिंट देता है ये कि ब्याज की वसूली करते समय, इंटरेस्ट को कलेक्ट करते समय जो एक्सपेंसेस होंगे, दीज आर अलाउड एक्सपेंडिचर। जनरली क्या होता है, अदर सोर्स में ज़्यादा डिडक्शन होते नहीं है, बट इसका डिडक्शन मिलता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, चलिए। वेल, अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉयज बीइंग अ कैपिटल नेचर। तो ऑप्शंस क्या है, इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ अलाउड। बी ऑप्शन है अलाउड एज अ डिडक्शन इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 4 ईयर। थर्ड कहता है 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर। 4/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 4 ईयर आफ्टर द प्रीवियस ईयर। ओके, आराम से सुनिए। अगर कोई कंपनी बोल रहा हूँ, 7 तरह के एसएसीज होते हैं, लेकिन कंपनी एसएसी जो होते हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ में फैमिली प्लानिंग प्रमोट करते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है 100% अलाउड, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनका 1/5 अलाउड होगा। 1/5 अलाउड होगा अभी और 4/5 अलाउड होगा आने वाले ईयर्स में। तो वैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें C और D दोनों ऑप्शन ठीक है, बट C ज़्यादा ठीक है। कभी कभी आपको MCQ लगाने समय ये टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी कि एक होता है सही और एक होता है ज़्यादा सही, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 1/5 एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होगा इन दिस ईयर, ये सही है। ठीक है, चलिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1/5 एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, यस। ये कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता भी है कि एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय कंपनी जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी वो सब अलाउड है, सेक्शन 36(1) सब सेक्शन 9 में। और लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, लेकिन मेन बात है कि ये छूट, ये डिडक्शन सिर्फ कंपनी एम्प्लॉयज़ को मिलती है। ओके, कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। वेल, in case of loss, a partnership firm may claim deduction in respect of remuneration to partners to the extent of nil, remuneration paid of 150,000 whichever is lower, 90% of book profit, or 150 whichever is lower, 150,000 fix। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसे लॉस हो जाता है, पहली बात तो लॉस हो जाता है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या लॉस के केस में
पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ले सकते हैं? आई विल से यस, ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? वो 90,000 लेना चाहें ले सकते हैं, 120,000 लेना चाहें ले सकते हैं, 150,000 लेना चाहें ले सकते हैं, 180,000 नहीं ले सकते। व्हाट इट मीन्स? मतलब 150,000 तक अलाउड है। इन केस ऑफ लॉस, इवन इन लॉस की केस में भी पार्टनर्स के अगर डीड में प्रोविज़न है, पार्टनर्स ने बुक्स में डेबिट किया है, तो वो रेम्यूनरेशन 150,000 तक ले सकते हैं, उतना अलाउड है। अब ये रूल आपने समझ लिया। मकसद यही है, इन सैम्पल पेपर्स का मकसद यही है कि आपको जो रूल पता है, जो रूल आपने पढ़ लिया है, वो मौका आने पे आप अप्लाई कर सकते हैं क्या, या क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह का आएगा। एक हिंदी भाषी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए थोड़ा सा कंटेंट कम अवेलेबल रहता है। दैट इज़ वाई मेन पर्पस ये है। इंग्लिश में तो है ही है क्वेश्चन, आगे जाके इनकम टैक्स आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत हिंदी रहता है तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट रहता है, खास करके हिंदी वाले बच्चों को। तो यही मकसद है, होप आपको बेनिफिट होगा। खैर इसमें सर इसका आंसर बी आ जाएगा, रेम्यूनरेशन पेड और 150,000 विच एवर इज़ लेस। बाकी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कोई गलती है, आप देखेंगे तो मिल जाएगी आपको गलती। ठीक है सर, चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेल अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हिंट कहता है कि यदि अगर फर्म को इंटरेस्ट और सैलरी देने से पहले लॉस है तो भी आप इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो भी आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। रेम्यूनरेशन की लिमिट है 150,000, इंटरेस्ट की लिमिट 12% वाली लिमिट होती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल इज, वेल स्लम सेल यानी एक मुश्त बिक्री। मतलब क्या कि जैसे आपकी फैक्ट्री है, आपने पूरी फैक्ट्री बेच दी। अब फैक्ट्री बेच दी तो क्या होगा? देखो कोई तो असेट होगा जिसको 3 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, किसी को 2 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, किसी को 1 साल से ज़्यादा हो गया। क्योंकि आजकल तुम्हें पता है कि कैपिटल गेन में 3 तरह का पीरियड चेक किया जाता है। कुछ असेट्स के लिए 1 साल, कुछ के लिए 2 साल, कुछ के लिए 3 साल। अब बात यह है कि अगर आपने पूरी फैक्ट्री उठा के बेच दी और मान लीजिए अपने लायबिलिटीज़ भी सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दी, जिसे बिजनेस ट्रांसफ़र या सेल ऑफ बिजनेस कहते हैं, तो क्या होगा? तो मैं कहूँगा सर कैपिटल गेन तो लगेगा, वो तो कैलकुलेट हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। कैपिटल गेन तो लगेगा एंड उसमें फिर हर आइटम का अलग अलग कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। आपका जो ग्रॉस कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल होगा ईदर LTCG फॉर्म और STCG फॉर्म, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम आपकी इंडस्ट्री को हुआ है। आपकी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है टेक्निकली सेइंग, और से फैक्ट्री है, उसको कितना टाइम हुआ है। सपोज करो आपकी फैक्ट्री आपने 5 साल पहले डाली थी, तो अब अगर तुम फैक्ट्री को निपटाओगे तो LTCG अराइज होगा। और मान लीजिए कि अभी आपने फैक्ट्री 2 साल पहले डाली थी, तो बट ऑब्वियस है कि STCG अराइज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इन्होंने एक पहला ऑप्शन दिया है ऑलवेज STCG, सेकंड ऑप्शन ऑलवेज LTCG। सी ऑप्शन काफ़ी ठीक है। डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल सेट्स बीइंग अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड। और इसमें भी मैं बता दूं कि कब से आपने फैक्ट्री डाली है वो मेजर रहेगा, कि आपने फैक्ट्री कब डाली है। एक एक एसेट्स का इंडिविजुअल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। यस, डिपेंड्स ऑन कि आपने इंडस्ट्री ने कितने समय से है, फैक्ट्री कितने समय से है, आपने कितना टाइम होल्ड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे है अगला क्वेश्चन। वैसे इसका हिंट सुन लेते हैं। संपूर्ण व्यवसाय या कोई भाग कहता है कि जब कोई व्यापारी, जब कोई बिजनेसमैन अपना पूरी इंडस्ट्री या उसका कोई डिपार्टमेंट का सामूहिक विक्रय करता है, स्लम सेल करता है, और प्रत्येक असेट और लायबिलिटीज का अलग अलग प्राइस फिक्स नहीं करता, तो ऐसे में जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा। ये कैपिटल गेन उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल ट्रांसफ़र हुआ है। ये तो बहुत बेसिक रूल है। यदि स्लम सेल किया जाता है और आपकी जो इंडस्ट्री है या डिपार्टमेंट है वो 36 महीने नहीं रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 36 महीने या उससे ज़्यादा रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। चलिए ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं हमेशा की तरह कहूँगा, आप बोर होंगे, बट मैं कहूँगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को देखो। आप क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, आप देखो इसको, इसका आंसर सोचो। इससे आपको हाथों हाथ याद होगा। इट विल टेक 20 और 25 मिनट्स, लेकिन डेली एक क्वेश्चन लगा लो, डेली एक सैम्पल पेपर लगा लो। 50 सैम्पल पेपर है, 50 सैम्पल पेपर में तो बहुत होशियार हो जाओगे। एन एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस शैल बी लास्ट ड्रॉन सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ immediately preceding the date of retirement, any of the above।
वेल आराम से देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय है वो रिटायर हो गया, ठीक है, तो आप उसे ग्रेच्युटी पे करोगे। ग्रेच्युटी के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, या तो ग्रेच्युटी एक्ट लगता है या ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता है, यानी एम्प्लॉय उसमें कवर होता है या नहीं होता है। वेल अगर ग्रेच्युटी एक्ट में वो बंदा कवर होता है तो आपको जो सैलरी लेनी है दैट इज़ लास्ट ड्रॉन सैलरी, कि रिटायरमेंट के समय उसने आखिरी सैलरी कितनी ली थी। मान लो कोई बंदा रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के उस समय उसकी तनख्वाह 70,000 थी, तो आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी लेनी है, ठीक है। फिर ग्रेच्युटी का एक अमाउंट आ जाएगा। कैसे आ जाता है कि उसके जितने कंप्लीटेड ईयर होते हैं वो दिखते हैं, इंटू 15/26, 15/26 लिखते हैं, और इंटू में आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी होता है। सैलरी का जो डेफिनेशन होता है उसमें बेसिक सैलरी आती है और डीए आता है, डीए आता ही आता है, बेसिक सैलरी और डीए इन दोनों को जोड़ के इससे एक आप अमाउंट बना लीजिएगा। उतना ग्रेच्युटी ही आपको मिलता है, उतना एग्जेम्प्ट होता है। बियॉन्ड दिस, इससे ज़्यादा अगर मिल गया तो वो टैक्सेबल होता है। ये सब रूलिंग्स हैं, ठीक है सर। तो क्वेश्चन सिंपल है, आप केस याद कीजिए, उस कॉन्टेक्स्ट को याद करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो आपको पूरा करना पड़ेगा, जो कुछ पार्ट परसेंटेज आपका अगर एमसीक्यू फॉर्म में आना है तो वहाँ इसके लिए आंसर ए रहेगा। तो बिल्कुल आसान था। चलिए सुन लेते हैं। कहता है कि जब सैलरी की आप गणना करेंगे तो आप बेसिक लेंगे और डीए भी लेंगे। कुछ मामलों में डीए तब लेते हैं जब वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, बट ग्रेच्युटी एक्ट वाले क्वेश्चनों में डीए आपको कंपल्सरीली लेना है और लास्ट ड्रॉन सैलरी बेस होगा। अगर कहीं फैक्ट्री में डेली वेजेस का सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी के बजाय आपको 3 महीने का एवरेज सैलरी लेना है। वैसे एक नॉलेज के लिए बात कहता है कि ग्रेच्युटी एक्ट कहाँ लगता है। ये ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, जो वैधानिक निगम, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं, कारखाने, फैक्ट्रीज, खान, माइंस, बागान, ऑयल फील्ड्स, बंदरगाह, रेल कंपनियां, डॉक्स, रेलवे कंपनीज, इन सब में लगता है। और हर उस कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में लगता है जहां 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो एक बार जब ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो जाता है तो फिर अप्लाई रहता है। बाद में एम्प्लॉयज़ कम भी हो जाते हैं तो भी ग्रेच्युटी एक्ट वहाँ अप्लाई ही रहता है। वेल एक ही बात ये भी है कि ग्रेच्युटी एक्ट तभी अप्लाई होता है या उसमें एम्प्लॉय तभी कवर होता है जब उसने मिनिमम 5 साल की सर्विस कर ली हो। अब 5 साल की सर्विस हो गई है तो फिर उसे ग्रेच्युटी के बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल इशू है, 5 साल का टाइम अब याद रखना चाहें तो, ठीक है। हर एग्ज़ाम का अपना टेस्ट होता है, वो किस तरह की स्किल चेक करना चाहते हैं। तो ठीक है, मुझे जितना आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। वेल सैलरी फॉर exemption of leave encashment shall be taken as last drawn salary, average salary of 10 month immediately preceding the month, average salary of 10 month immediately preceding the date। बी और सी ऑप्शन अलग है ना, पिछले क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, आपने गौर किया हो तो। खैर इसमें preceding the month है बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में है preceding the date और any of the above। ओके आराम से। हमें पता है कि एम्प्लॉय रिटायर होता है, उसके खाते में छुट्टियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं उनके बदले वो चाहे तो कैश ले सकता है। ही कैन टेक कैश फॉर दैट अर्नड लीव्स। ओके, इसमें जो कैलकुलेशन होता है, जो एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन होता है, उसमें आपका 10 महीने का सैलरी लिया जाता है। जैसे ग्रेच्युटी में आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी लिया जाता है, लीव इनकैशमेंट में आपका एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ लेते हैं। अब ये बात समझना, मान लो कोई भट्ठा 15 सितंबर को रिटायर हुआ या 15 अक्टूबर को रिटायर हुआ, तो 15 अक्टूबर से ठीक आप 10 महीने पहले चले जाओ, शायद 15 जनवरी आएगा, तो 15 जनवरी से 15 अक्टूबर का सैलरी लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको मंथ टू मंथ नहीं चलना, डेट पे चलना है। जैसे 15 अक्टूबर से ठीक 10 महीने पहले देख लो क्या था, 16 जनवरी था, 15 जनवरी था, जो भी था, वहां से लेके यहां तक लिखना है, ठीक है। तो इसमें डेट मैटर करती है, डेट ऑफ रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने मैटर करते हैं। तो बी और सी में क्लोज कॉल है, सी इसका आंसर है, ठीक है। होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो अब जैसे इसमें हिंदी ट्रांसलेशन भी गलत किया है, इसमें लिखा है सेवानिवृत्ति के महीने से। वेल यहाँ पे महीने नहीं होना चाहिए, मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ महीने वर्ड नहीं है, इसकी जगह तिथि वर्ड है, सेवानिवृत्ति की तिथि, ठीक है सर। चलिए थोड़ा गलती को
इग्नोर कीजिएगा, मतलब ध्यान आपको रखना है लेकिन माफ़ी दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वेल अगला क्वेश्चन है, हिंट कहता है कि एवरेज सैलरी की जब गणना आप करते हैं तो रिटायरमेंट से पहले के जो 10 महीने की अवधि होती है, डेट से पहले, यहाँ पे साफ लिखा है ब्रैकेट में, जिस दिनांक को, जिस डेट को वो रिटायरमेंट लेता है उस डेट से पहले के 10 महीने आपको काउंट करने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख लेते हैं। ओके, तो मिस्टर राम गिव्स 8 लाख रुपी टू हिज वाइफ, हर वाइफ इन्वेस्टेड 10 लाख रुपी आउट इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, रुपीज 2 लाख आउट ऑफ हिज स्त्री धन। ओके, मिसेज राम रिसीव्स 3 लाख एज हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सच फर्म, इन दिस केस अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर राम शैल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हस्बैंड है, उन्होंने अपनी पत्नी को 8 लाख रुपए दिए, उसकी पत्नी के पास 2 लाख रुपए खुद के भी थे, खुद की सेविंग्स हो सकती है, उसके फादर ने दिए हों, उसने खुद ने कमाए हों, कुछ भी हो सकता है, उसका स्त्री धन है। 8 लाख रुपए उनके हैं, 2 लाख रुपए मैडम के खुद के हैं, 8 लाख वापस, 8 लाख पति के हैं, 2 लाख पत्नी के हैं, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं और 3 लाख की इनकम कमाई है। हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर इसमें क्लबिंग लगेगी और 8:2 लगेगा। वैसे लॉजिकली आप सही सोच रहे हैं कि इसमें 8:2 लगना चाहिए, लेकिन इसमें जो इनकम हुई है दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म। गौर कीजिए, इन्होंने 10 लाख रुपए एक पार्टनरशिप फर्म में लगाए हैं और जो फर्म से आपको बेनिफिट मिलता है, फर्म से जो आपका हिस्सा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो एग्जेम्प्ट इनकम की क्लबिंग करोगे भी तो दोनों के अंदर जीरो जाएगा। तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए, अभी मैं ऑप्शन सारे दिखा दूंगा। पहले ऑप्शन कहता है 240,000 जाएगा पति में, इन्होंने रेशो बनाया। सेकंड कहता है कि नहीं 50,000 की डिडक्शन होगी उसके बाद जाएगा। सी ऑप्शन कहता है, देख लेते हैं इसको, सी ऑप्शन कहता है कि कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी ही है कि आपको कुछ भी नहीं जोड़ना। मैं आपको अभी बता दूं कि अगर ये मैडम ने पैसे किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लगाए होते जिसकी वो खुद ओनर होती तो डेफिनेटली कैपिटल कंट्रीब्यूशन का लॉजिक बनता और फिर कुछ पैसा पति में जाता, कुछ पैसा मैडम में जाता। इन्होंने कहा है कि इफ हर वाइफ वुड हैव बीन द सोल प्रोप्राइटर देन द प्रॉफिट विल बी deemed or distributed in the capital ratio, 240 husband's income to 60,000 wife's income, but since amount was invested in a firm, share of profit firm will be exempt. Okay, hope मैं समझा पाया। क्लबिंग करते समय भी आप याद रखिएगा कि क्लबिंग पॉजिटिव इनकम की भी होती है, क्लबिंग नेगेटिव इनकम की भी होती है, और अगर कोई एग्जेम्पशन है तो ऐसा नहीं कि क्लबिंग की वजह से वो एग्जेम्पशन वेस्ट हो जाएगी, एग्जेम्पशन तो रहेगी। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि एग्जेम्पशन आपकी वेस्ट नहीं होगी, अगर वो बनती है तो मिलेगी। वेल, मिस्टर ए कन्वर्टेड हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ HUF in which he is a member. After such conversion, partition occurred in HUF. Income earned from such property by the spouse of Mr. A shall be included under whose income? Well, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिस्टर ए थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया HUF की प्रॉपर्टी में, ये हुआ, उसके बाद HUF का पार्टीशन हो गया और वो प्रॉपर्टी उनकी मिसेज को मिल गई। तो अब क्या होगा कि मिसेज ए को जितना भी इनकम होगा वो पति का माना जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि जहाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ट्रांसफ़र करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, और या किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रांसफ़र करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ हर स्पाउस, हिज स्पाउस, तो भी वो इनकम का क्लबिंग होता है। जीवन साथी में पत्नी को होने वाली आय पति में जोड़ दी जाती है। और यहाँ अगर आपने डायरेक्ट ट्रांसफ़र न करके वाया HUF ट्रांसफ़र किया तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ द डे आफ्टर पार्टीशन मिसेस की जो इनकम है वो हस्बैंड में जोड़ी जाएगी, यानी ट्रांसफरर में जोड़ी जाएगी, ठीक है। मेरे लिए हस्बैंड के तौर पे समझाना आसान है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, मैं ये कहने वाला हूँ कि ये इनकम जो है मिस्टर ए की मानी जाएगी, HUF की नहीं मानी जाएगी, मिसेस की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। यस, मिस्टर ए ही है। ओके, जल्दी देख लेते हैं कि यदि ऐसे HUF का कंप्लीट या पार्शियल विभाजन हो जाता है तो विभाजन के बाद जो प्रॉपर्टी मिली है वो ट्रांसफ़र देने वाले की ही मानी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 64 है, देख लेना। चलिए, इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट विच इज़ नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ
टाइम ऑफ ट्रांसफरी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच असेट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी, तो एक तो होता है झूठा ट्रांसफर, नकली ट्रांसफर, फर्जी ट्रांसफर, कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर, जहां ए बी को देता तो है पर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल देगा जिससे अपने को पता लग जाएगा कि एसेट एक ही है। लेकिन अगर मान लो ए ने बी को कह दिया कि लाइफ टाइम के लिए एसेट आपकी हो गई, तो फिर क्या होगा? तो फिर लाइफ टाइम के लिए इनकम जो है वो बी में ही जोड़ी जाएगी और आफ्टर हिज और हर डेथ वो ए में जोड़ी जाएगी। मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपने ट्रांसफ़र लाइफ टाइम के लिए किया है, सामने वाले के मरते दम तक किया है, तो मरते दम तक के लिए इनकम का क्लबिंग नहीं होगा। इनकम जिसे ट्रांसफ़र मिला है उसका माना जाएगा। आफ्टर, अगर वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद एसेट वापस लौट जाएगी इसके पास। तो इसका आंसर जो रहेगा सी आंसर रहेगा। सी क्या है? ट्रांसफर टिल द डेट ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी टिल इज डेट ऑफ एंड हाँ, इसका डी सही है सर। इसका आप डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखिएगा अच्छे से। पहले मेरा हमेशा विश्वास रहता है कि पहले एक बार बच्चे को रूल बता दिए जाए। आपको भी पहले रूल पता होना चाहिए, फिर गिवन ऑप्शन में से जो बेस्ट है वो रूल अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा कि टिल हिज और हर डेथ वो ट्रांसफरी की मानी जाएगी, आफ्टर दैट ट्रांसफरर की मानी जाएगी। ठीक है, चलिए सर, ओके। अगला क्वेश्चन आता है 20 सितंबर 2020 को पीकू नाबालिग है। ऑन 20 September 2020 पीकू अ माइनर चाइल्ड गेट्स अ गिफ्ट ऑफ 10 लाख रुपी फ्रॉम अ फादर्स फ्रेंड। On the same day, the amount is deposited in Piku's bank account. On the said deposit, interest of 13,000 was earned during the previous year 2021. In whose hands of income of Piku shall be taxable? Also compute the amount of income that shall be taxable. Well, Piku एक लड़की है और उसके जो फादर के फ्रेंड होते हैं उन्होंने उसे गिफ्ट किया। तो पहली बात तो 50,000 का गिफ्ट हो गया फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव, इस पे ध्यान जाना चाहिए। और 10 लाख रुपए मिल गए। पापा स्मार्ट थे, उन्होंने पैसे को बैंक में जमा करा दिया गुड़िया के नाम से, और फिर इंटरेस्ट मिला तो 15,000 और इनकम हो गई। लेकिन फिर इसमें 13,000 और इनकम हो गई। फिर इसमें भी खेल है कि 13,000 की इनकम है। तो इसमें मेन बात पहले ये है कि ये इनकम किसकी मानी जाएगी? क्या पीकू की, या पीकू को जिन्हों अंकल जी ने दिया उसकी? तो हमें पता है कि नाबालिग बच्चे के केस में, इन केस ऑफ अ माइनर चाइल्ड, इनकम शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द फादर और मदर, है ना। जो पिताजी या माताजी में से जो भी हाईएस्ट इनकम अर्नर होता है उसमें इनकम जोड़ी जाती है। ठीक है, अब जोड़ा कितना जाएगा? जोड़ा जाएगा 10 लाख रुपए भी अदर सोर्स हेड में, जोड़ा जाएगा 13,000 भी, और लेस होगा 1500। ये मैंने याद रखना कि आपको 1500 लेस करना है। आपका टोटल स्कोर हो जाएगा 10,11,500। पहले ऑप्शन में केवल 11,500 है, दूसरे ऑप्शन में केवल 13,000 है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। और देख लो और क्या ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 10,11,500 क्या है? ये पीकू के फादर में जुड़ेगी या मदर में जुड़ेगी जिसकी इनकम क्लबिंग से पहले ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, और आप उसमें पढ़िए जिसमें लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। और बस इसका आंसर आ गया है। एक बार मैं आपको इसको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ मैं आपको उसका। ठीक है, थोड़ा आपको ईजी रहेगा। कैश गिफ्ट विच इज एक्सीडिंग 50,000 फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, ये 13,000 की इनकम है, 10,13,000 हो गया। इसमें 1032 का एग्जेम्पशन होता है जो 1,500 रुपये पर चाइल्ड तक होता है। जब भी बच्चे का क्लबिंग होता है तो 1,500 रुपये लेस होता है, और 10,11,500 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एन एसएससी परचेज फर्नीचर वर्थ ₹80,000 ऑन 5 September 2020 एंड मेक्स द पेमेंट ऑफ 45,000 बाय अकाउंट पेड चेक एंड 20,000 इन कैश ऑन द सेम डेट। 45 और 20 65। द बैलेंस ऑफ 15,000 इज पेड बाय द एसएससी बाय बियरर चेक ऑन 6 September, यानी अगले दिन। व्हेन द फर्नीचर इज डिलीवर्ड इन हिज ऑफिस। ओके, 5 को फर्नीचर परचेज किया, 6 को फाइनल पेमेंट हो गया। ही स्टार्टेड यूजिंग द फर्नीचर ऑन द सेम डे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन द फर्नीचर टू द एसएससी। चलिए आराम से सुनिए। फर्नीचर एक ऐसी एसेट है जिसे आप यूज़ करते हैं फॉर बिजनेस के लिए, तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। 10% इसका रेट है। फर्नीचर का रेट बड़ा पॉपुलर और सिंपल सा है, 10%, 10%। अब बात यह है कि फर्नीचर कितने का? 80,000 का। ठीक है, लेकिन आपने फर्नीचर के लिए पेमेंट कैसे किया? क्योंकि आजकल हमें पता है कि 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट अगर हम कैश करते हैं
या कहें कि अकाउंट पे चेक से करना चाहिए या अकाउंट पे ड्राफ्ट से करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना चाहिए। अगर आप इसके अलावा किसी भी तरीके से बड़ा पेमेंट करते हो तो वो आपके लिए दिक्कत है। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो सिंपली डिसअलाउ हो जाएगा, और इवन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब पहले क्या हो रहा था कि रूल जब आया था तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो लोग ध्यान रखते थे, और बड़ी एसेट जब परचेज करते थे तो ध्यान नहीं रखते थे क्योंकि उनके ऊपर वो अप्लाई नहीं होता था। तो उसको फिर रोकने के लिए और कैश का सर्कुलेशन कम करने के लिए ये रूल बना दिया गया भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप करोगे तो तरीके से करोगे, और अगर आपने उल्टा पुल्टा तरीका लगाया तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही हुआ है। आपने 80,000 का फर्नीचर खरीदा और केवल 45,000 का पेमेंट आपने तरीके से किया है। 45,000 का पेमेंट आपने किया है अकाउंट पे ही चेक से, तो बस अब आपको इसी का डेप्रिसिएशन मिलेगा। जितना आपने कैश किया उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जितने पैसे का आपने बियरर चेक दिया उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब एक तरह से ये एसएससी के लिए सज़ा है कि अब आपको डेप्रिसिएशन जो मिलेगा वो 80 का 10% 8 नहीं मिलेगा, वो 45,000 का 10% 4500 मिलेगा। ठीक है सर, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया मैं समझाते समझाते। तो टैक्स की भावना है जी कि आप ध्यान रखें थोड़ा सा। चलिए, हो गया 4500 आंसर था उसका ना। चलिए, वेल अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है। माया हैड बॉट 3,000 listed shares at the rate 300 पर शेयर। वेल समझ में आता है कि हमने 300 शेयर्स खरीदे हैं माया ने, और 3,000 रुपये उसके 3,000 शेयर से सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है। द कंपनी अनाउंसेज एंड अलॉट्स बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिलेगा, तो 3,000 शेयर पे 1,000 शेयर आपको बोनस मिलेंगे। खुशखबरी है, बोनस आपको जुलाई में मिला है। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर मिलने के बाद दीज शेयर्स वर सोल्ड बाय माया। ये शेयर्स माया ने सेल कर दिए 10 मार्च को। गौर कीजिएगा सर कि शेयर्स ओरिजिनली खरीदे गए हैं 25 मार्च को और उनको निपटा दिया गया है 1 साल से पहले। आपने असेट को 12 महीने के अंदर अंदर निपटा दिया गया है। मामला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है, और आपने शेयर्स बेचे हैं 400 के दाम पे और बेचते समय भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाया। अब आप याद कीजिए कि कैपिटल गेन वाले चैप्टर में एसटीटी का एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलता। परचेज करते समय इग्नोर, सेल करते समय इग्नोर। आई एम सिंपली सेइंग दैट कि आपने 4,000 शेयर को 400 के हिसाब से बेचा, इट इज़ योर सेलिंग प्राइस, और आपने इससे पहले 3,000 शेयर को 300 के हिसाब से खरीदा, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। कि सर इंडेक्स्ड कॉस्ट नहीं बोल रहे क्या आप? नहीं, इंडेक्सेशन नहीं होगा। सिंस आपने असेट को 12 महीने भी होल्ड नहीं किया, यू कांट टेक इंडेक्सेशन बेनिफिट। आपका परचेज कॉस्ट हो गया लगभग 9 लाख रुपए और आपका सेलिंग प्राइस हो गया लगभग 16 लाख रुपए। इग्नोर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, द गैप विल बी टैक्सेबल। Is it a long term capital gain? A option says no, it is not LTCG. B option भी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें भी LTCG वाली बातें की गई हैं। LTCG नहीं है सर इसमें कहीं से भी। क्या ये STCG है? बिल्कुल सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। देख लेते हैं, यस इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैलकुलेशन भी देख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। आपने 4,000 शेयर्स को बेचा 16 लाख में, और ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट है 9 लाख, बोनस शेयर की कॉस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो 7 लाख का हुआ वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंस इट इज द सेल विद इन 1 ईयर। वेल अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉफी इज ग्रोन एंड क्योर्ड देन द टैक्स लायबिलिटी ऑन द एग्रीकल्चर इनकम इज। यदि कॉफी को उगाया और ठीक किया जाता है तो एग्रीकल्चर इनकम कितना? अब हमें पता है कि 3 मामलों में, एक तो रबर प्रोडक्शन, एक कॉफ़ी प्रोडक्शन और एक आपका टी प्रोडक्शन। इन 3 में क्या होता है, पार्टली इनकम तो मानी जाती है एग्रीकल्चर और पार्टली इनकम मानी जाती है बिजनेस इनकम। उसमें भी कॉफ़ी के अंदर 2 रूल हैं। कॉफ़ी के अंदर अगर आप कुछ बेसिक प्रोसेस करते हो तो आपका माना जाएगा 75% एग्रीकल्चर इनकम, 25% बिजनेस इनकम। जैसे इस क्वेश्चन में आपने केवल कॉफ़ी को उगाया है, जो कॉफ़ी के पौधे उगाए हैं या कॉफ़ी उनसे आपने अलग की है, इतना काम अगर आप करते हो ना तो आपका 75% पोर्शन एग्रीकल्चर होगा और 25% नॉन एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए रहने वाला है। 75% एग्रीकल्चर, 25% नॉन एग्रीकल्चर। इसका एक हिंट आ रहा है, वो आप देख लीजिए, उसमें आपको सेकंड केस भी समझ आ जाएगा।
कहता है कि इनकम टैक्स के जो रूल 2003 के हैं उसके अनुसार अगर आपने कॉफ़ी के पौधे उगाए हैं और उन पौधों से आपने कॉफ़ी प्राप्त की है, इतना ही किया है आपने, प्योरीफिकेशन किया है, तो 75% एग्रीकल्चर, 25% बिजनेस। अब मान लेते हैं कि आप कॉफ़ी को आगे भी प्रोसेस करते हैं, उस कॉफ़ी को मार्केटेबल बनाने के लिए और भी प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी मशीनें इन्वॉल्व हो गई, थोड़े से बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो गई, तो बिजनेस कॉम्पोनेंट बढ़ जाएगा। तब अगर आप उन दो कामों के अलावा कॉफ़ी के अंदर कोई खुशबूदार आइटम मिलाते हो या आगे फर्दर प्रोसेसिंग करते हो, तो उस केस में आपका 60% एग्रीकल्चर होगा और 40% बिजनेस इनकम होगा। तो सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर आपने कॉफ़ी के पौधों पे जो खर्चा किया है उसके साथ ही जो कॉफ़ी मिली है उसको आपने जैसे पीसा है, उसके साथ फिर आपने कोई खुशबूदार आइटम मिलाया है या खाली उसको पीसा है, तो ये जो काम जो होंगे तब 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा और 40% आपका बिजनेस इनकम होगा। जो पहला रूल है वो है 7B1 और सेकंड रूल है 7B2। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसी के ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझ जाएंगे। कहता है इफ द कॉफी इज ग्रोन, क्योर्ड एंड फर्दर प्रोसेस्ड। अब देखो इसमें फर्दर प्रोसेस्ड एक्स्ट्रा वर्ड है, उसके अंदर केवल था कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, इसके अंदर है फर्दर प्रोसेस्ड। तो इसमें 60% एग्रीकल्चर कंपोनेंट होगा और आपका 40% बिजनेस कंपोनेंट होगा। ध्यान से देखना, बिजनेस कंपोनेंट, नॉन एग्रीकल्चर कंपोनेंट। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। सेम हिंट है, सेम आप पढ़ लीजिएगा रोक के। ठीक है, चलिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 70 to 79 डील्स विद सैलरी, कैपिटल गेन, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। वेल, जो सैलरी के सेक्शन होते हैं वो शुरुआत के सेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ध्यान है कि सैलरी के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 16(1)(a) का, तो 16 के आसपास के डिडक्शन सैलरी के होते हैं। कैपिटल गेन के डिडक्शन, कैपिटल गेन वाला चैप्टर आपका 45 के आसपास शुरू होता है, जहाँ सेक्शन 45 में ट्रांसफ़र और इस तरह की बातें आगे चलती हैं। ठीक है, पीजीबीपी का सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है और अदर सोर्स का 56 से होता है, बराबर। ये कुछ सेक्शंस हैं। ठीक है, पॉपुलरली सेक्शंस जो है, और हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन ये 24A के आसपास स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता तो भी मैं समझ गया कि सेक्शन 56 तक तो अदर सोर्स ही चलता है। तो ये सेक्शन कौन से हैं? 70 to 79। तो ये सेक्शन है आपके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के। कि सर वो क्लबिंग के कौन से हैं? वो आपके वो वाले होते हैं 64 के आसपास, जहाँ आप अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र करते हो या अपनी बहू को ट्रांसफ़र करते हो, बच्चे को ट्रांसफ़र करते हो, तो वो 64 के आसपास के सेक्शंस हैं। तो समहाउ अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे, मिल के पढ़ेंगे, तो या तो आपको एग्जैक्ट याद आ जाएगा या फिर आप समझ के याद कर लेंगे। तो सेक्शन 70 से लेके 79 तक इसमें आपको बताया जाए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं इसके बारे में ज़रा। ये कहते हैं कि धारा 70 से लेके 80 तक कैसे तो लॉस सेट ऑफ होगा, या तो वो अपने ही सोर्स की दूसरी इनकम से सेट ऑफ होगा, उसी सोर्स में इनकम नहीं है तो पास वाले हेड से सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ये सब बातें होती है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन कहता है 676 194D कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी पर्सन टू डिडक्ट TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन एट द रेट। वेल, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके पास उसके एजेंट बिजनेस लाते हैं और एजेंट को कमीशन मिलता है। तो अगर कमीशन 15,000 से ज़्यादा है तो 5% TDS कटेगा। आपको कमीशन कैसा भी हो, चाहे लॉटरी कमीशन हो, इंश्योरेंस कमीशन हो या ऑर्डिनरी कमीशन या ब्रोकरेज हो, आपको 5% TDS का याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी रहने वाला है, 5% TDS। यस, दिस विल बी द आंसर। चलिए देख लीजिए, इसका थोड़ा हिंट देख लीजिए आप। कहता है, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, कहता है कि बीमा कमीशन इंश्योरेंस कंपनी पे सेक्शन लगता है 194D फॉर TDS पर्पस। किसी निवासी यानी किसी रेजिडेंट को अगर आप इंश्योरेंस कमीशन देंगे क्योंकि वो आपके पास बिजनेस लेके आएगा या आप कोई रेम्यूनरेशन उसको देंगे, तो जो देने वाला है उसका ये ड्यूटी है कि वो 5% TDS काटे। कोरोना काल में TDS की रेट रिलैक्स कर दी गई थी, 75% कर दिया गया, तो 5 की जगह 4.25 3.75% TDS काटेगा अगर 14 मई 2020 के बाद TDS काट रहा है तो। और अगर सामने वाला पेन प्रोड्यूस नहीं करता, परमानेंट अकाउंट नंबर प्रोड्यूस नहीं करता, तो 20% TDS आप काटेंगे।
और 15,000 से अगर कम अमाउंट है तो फिर आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़बरदस्ती नहीं काटना, छोटे अमाउंट पे नहीं काटना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इग्नोर नोटिफिकेशन ऑफ एनी। देखिए, जो कंपनी असेसी होता है, कंपनी असेसी को अपना रिटर्न सितंबर तक फाइल करना होता है। मान लीजिए कि उनका वर्ष मार्च 21 पे ख़त्म हुआ, मार्च 21 पे ख़त्म हुआ तो उनको 6 महीने का समय और मिलेगा और उनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सितंबर 21 तक। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। अब वो एक अलग बात है कि जैसे अभी कोरोना की वजह से नोटिफिकेशन आ गया या इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल था उसमें कुछ ग्लिचेस थे तो वहाँ पे डेट एक्सटेंशन हो गया, वो एक अलग बात है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि आप नोटिफिकेशन को छोड़ दो, जनरली बताओ जनरली क्या होता है। तो जनरली क्या होता है, आप याद रख लीजिए कि जब ईयर एंड होता है वहाँ से 6 महीने मिलते हैं कंपनी को, ऑर्डिनरी पर्सन को, इंडिविजुअल वगैरह को मिलते हैं 4 महीने, तो उनको रिटर्न भरना होता है जुलाई तक, और कंपनीज वगैरह को रिटर्न भरना होता है सितंबर तक। ठीक है सर, तो सितंबर इसका आंसर है, बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेक्शन 206C प्रोवाइड्स फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो सेक्शन 206 के आसपास है, तो टीडीएस के बाद जो सेक्शन लगते हैं वो टीसीएस के सेक्शन होते हैं, तो इसका आंसर ए आएगा, टीसीएस आएगा। सर टीसीएस क्या होता है सर? टीसीएस में ऐसा होता है कि ए इसका आंसर है, और जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स का सेक्शन आपका 208 होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए टीसीएस क्या होता है कि आप कुछ आइटम होते हैं, जैसे 8 या 10 आइटम होते हैं, उसमें जो आपका परचेज़र है उससे आप मूल्य तो वसूल करोगे ही करोगे, दैट इज़ आप जो चीज़ बेचोगे वो अल्कोहल हो सकता है, कार हो सकता है, या कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, आप कस्टमर से जो वैल्यू है, प्राइस है, वो तो वसूल करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप टैक्स भी कलेक्ट करोगे। या अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो गुड्स का पैसा तो उसके नाम डेबिट करोगे ही करोगे, टैक्स के बराबर पैसा भी आप उसके नाम डेबिट करोगे, तो ये टीसीएस होता है। ठीक है, तो मतलब एक सेलर पे जिम्मेदारी डाली गई है, कि वो परचेज़र से टैक्स कलेक्ट करे और फिर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा दे। ठीक है सर, तो कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं, कहता है कि जो शराब होती है, अल्कोहल, लिकर, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनके बिजनेस के रिलेशन में आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। कहता है हर सेलर का ये दायित्व है कि वो जब बिक्री करता है तो अगर बायर है उसे डेबिट करे, या अगर पेमेंट करता है, हाथों हाथ पैसा मिल रहा है, दोनों में से जो भी पहले होता है, तो आपको टीसीएस का कलेक्शन कर लेगा। सेक्शन 206C इस बारे में कहता है। ठीक है सर, चलिए द रिटर्न ऑफ कंपनी हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय, भाई आईटीआर कंपनी को फाइल करना होता है, उसमें वेरीफाई कौन करेगा, उसके ऊपर सिग्नेचर कौन करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी का एमडी है, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो उसे वेरीफाई करेगा, और वो नहीं है, अनअवेलेबल है, तो फिर डायरेक्टर वेरीफाई करेगा। तो उसका आंसर ए हो जाएगा सर। वैसे बाकी ऑप्शन क्या थे? बाकी ऑप्शन थे जनरल मैनेजर जो ऑफिस संभालता है, सेक्रेटरी जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो मैनेजर होता है। नहीं सर, इसमें एमडी आएगा सर। एमडी रिटर्न पे को वेरीफाई करता है या रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है। मिस्टर चंद्रेश हैड मेड द टोटल टाइम डिपॉजिट विद बैंक ऑफ इंडिया अहमदाबाद ₹11 lakh ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मिस्टर चंद्रेश हैड टेकन केयर दैट ईच टाइम डिपॉजिट डज नॉट एक्सटेंड 50,000 वेदर द बैंक कैन आस्क फॉर पेन फ्रॉम मिस्टर चंद्रेश। मिस्टर चंद्रेश हैं, उन्होंने क्या किया, हर बार वो थोड़ा थोड़ा पैसा एफडी कराते थे। टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट एक ही बात है, कॉल्ड टर्म डिपॉजिट्स। तो हर बार क्या करते थे, 50,000 से कम डिपॉजिट कराते थे, और थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने 11 लाख रुपए जमा करा दिए। क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक इनको पैन नंबर के लिए कह सकता है? सर बिल्कुल कह सकता है। हालांकि 50,000 की विंडो का इन्होंने ध्यान रखा है, फिर भी एक टोटल लिमिट है 5 लाख की, कि एक साल में अगर 5 लाख से ज़्यादा एफडी खाते में जमा होते हैं तो बैंक कस्टमर को केवाईसी प्रोड्यूस करने के लिए कहेगा, और जिसमें पैन नंबर मैंडेटरी कहेगा कि आप पैन नंबर प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है सर, तो पैन के भी पूरे ही रूल्स हैं, आप पूरे ही देखना कि किस मामले में पैन कितना है। कई मामलों में 50,000 है, कुछ मामलों में 2 लाख है।
4 व्हीलर में है, इस तरह का, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए सर, आपने वीडियो को ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद आपके लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF का लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए सर।